हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचकांक, मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से आता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। जब किसी भी देश में मात्रात्मक सुधार होते हैं, देश की जीडीपी बढ़ती है, देश का निर्यात बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई नजर आती है, तो हम उसको बोलते हैं कि आर्थिक समृद्धि देश में हो रही है। लेकिन अगर उसके साथ साथ वहाँ पे रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो, लोगों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो जाए, तो हम बोलते हैं कि आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी हुआ है। प्राचीन समय में इन दोनों अवधारणाओं को एक ही माना जाता था, लेकिन 1960 के दशक के बाद में धीरे धीरे अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों विचारधाराओं को अलग किया। मात्रात्मक सुधारों को आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम दिया गया और उसके साथ साथ जब जीवन स्तर में सुधार देखने को मिले तो उनको आर्थिक विकास का नाम दिया गया। आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को नापने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका, कोई मेथड नहीं था। फाइनली 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिस रिपोर्ट का नाम है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये मापा जाना शुरू किया गया कि मानव विकास किस देश में कितना हुआ है। दुनिया के सभी देशों पे ये स्टडी होती है। उस स्टडी के बाद में हम लोग हर देश को एक रैंक अलॉट करते हैं। जिस देश की रैंक जितनी ऊंची है, वहाँ पे मानव विकास उतना ही कम हुआ है। जैसे अगर किसी देश की रैंक 1 है, उसका मतलब वहाँ पे श्रेष्ठ कैटेगरी का मानव विकास हुआ है। और अगर किसी देश की रैंक 150 है, 200 है, 170 है, 180 है, जितना पीछे रैंक है उतना मानव विकास आपके यहाँ पे खराब हुआ। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अधीन निकाली जाती है, वार्षिक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में हमेशा जो आंकड़े होते हैं वो एक साल पुराने होते हैं। अगर 2020 की रिपोर्ट है तो इसमें आंकड़े होंगे 2019 के, सूचकांक आएगा 2019 का। जब ये रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित होगी तो उसमें सूचकांक और आंकड़े होंगे 2019 के। इस रिपोर्ट के अंदर 5 सूचकांक नॉर्मली निकाले जाते हैं, जिसमें से पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI, जो इसका सबसे प्रमुख सूचकांक है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI भी शामिल है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स शामिल है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स शामिल है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी शामिल है। इस साल की रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक नया जोड़ा गया, जिसका नाम है प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है? मानव विकास सूचकांक की गणना का तरीका महबूब उल हक, अमर्त्य सेन और अन्य अर्थशास्त्रियों की टीम थी, उसने सुझाया। महबूब उल हक पाकिस्तान मूल के अर्थशास्त्री हैं जो उसके अध्यक्ष रहे, इस वजह से उनके नाम के साथ इस फॉर्मूले को जोड़ा जाता है। HDI की गणना के लिए सबसे पहले हम 3 अलग अलग सूचकांक निकालते हैं, जिसमें से एक सूचकांक जीवन प्रत्याशा की बात करता है, एक सूचकांक शिक्षा के संबंध में बताता है और एक सूचकांक ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बताता है। इन तीनों के आधार पे HDI निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि HDI के कितने आयाम हैं और कितने संकेतक हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर और हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर। आयामों की बात करें तो HDI में 3 आयाम है, दीर्घ और स्वस्थ जीवन, ज्ञान या एजुकेशन और तीसरा जीवन स्तर। इन तीनों आयामों का पता लगाने के लिए संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संकेतक 4 हैं। दीर्घ और स्वस्थ जीवन का संकेतक है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, आदमी कितना लंबा जिएगा। ज्ञान के चेकिंग के लिए 2 हमारे पास संकेतक हैं, शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष। जो लोग प्रौढ़ हो गए हैं, प्रौढ़ का मतलब है जिनकी 25 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, पढ़ने की उम्र लगभग जा चुकी, उनके लिए हम देखते हैं औसत शिक्षा कितनी मिली। और जिनकी अभी एजुकेशन की उम्र है, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि कितने वर्ष की शिक्षा मिलना अभी अपेक्षित है। उसके बाद जब हम जीवन स्तर का पता लगाते हैं तो हम देखते हैं प्रति व्यक्ति GNI कितनी है, और उसमें भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसकी रुपीस में या डॉलर्स में वैल्यू देखने की बजाय क्रय शक्ति के आधार पर वैल्यू देखी जाए कि किसी देश में क्रय शक्ति कितनी है। ऊंची क्रय शक्ति का मतलब है आपका जीवन स्तर पहले से बेहतर है। जीवन के लिए जीवन प्रत्याशा सूचकांक निकाला, ज्ञान के लिए शिक्षा सूचकांक निकाला और जीवन स्तर के लिए GNI सूचकांक निकाला, और इन तीनों सूचकांकों का औसत किया और जो औसत आंसर आया उसका नाम बन गया मानव विकास सूचकांक। तो इस तरीके से HDI की गणना होती है। HDI में हर देश को जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से 1 के बीच में आता है, इसलिए इसे गोल पोस्ट विधि का नाम भी हम लोग देते हैं। और साधारण औसत निकालने की बजाय हम लोग यहाँ पे तीनों सूचकांकों का, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और HNI,
GNI, इन तीनों का हम लोग गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला ये रहा। किसी भी देश को स्कोर कैसे अलॉट होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी देश में शिक्षा का स्तर होना चाहिए 18 साल और वहाँ पे है 5 साल, तो स्कोर कैसे अलॉट होगा? इसके लिए डायमेंशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम वास्तविक मूल्य लेते हैं, जैसे कि 5 साल, न्यूनतम मूल्य लेते हैं 0, अधिकतम मूल्य लेते हैं 18, न्यूनतम मूल्य लेते हैं 0, और इस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। जो वैल्यू आएगी वही देश को अलॉट कर दी जाएगी। अलग अलग संकेतकों में भारत की स्थिति क्या रही? जीवन प्रत्याशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है 85 वर्ष, न्यूनतम जीवन प्रत्याशा है 20 वर्ष और भारत का स्कोर रहा 69.7। शिक्षा के अपेक्षित वर्ष श्रेष्ठतम होते हैं 18, न्यूनतम होते हैं 0, भारत में रहा 12.2। औसत शिक्षा के वर्ष श्रेष्ठ होते हैं 15, न्यूनतम मानते हैं हम लोग 0, भारत में रहा 6.5। और प्रति व्यक्ति आय, यहाँ बहुत बड़ा गैप है। प्रति व्यक्ति आय $75,000 की हम लोग GNI पर कैपिटा मानते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता के आधार पे। न्यूनतम होनी चाहिए $100, भारत की है 6,681, अधिकतम का लगभग 10% के आसपास हम लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे ही किसी देश को HDI का स्कोर अलॉट हो जाता है तो उस देश को हम लोग 4 अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं। जो देश सबसे नीचे रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं निम्न विकास का देश। पहचान क्या है? उनका HDI का स्कोर 0.550 से नीचे रह जाता है। मध्यम विकास वाले देश 0.550 से लेकर 0.699 तक, उच्च विकास वाले देश 0.700 से 799 तक, और अति उच्च विकास वाले 0.800 से ज़्यादा वाले। हमारा देश यहाँ पे अटका हुआ है, तो भारत एक मध्यम विकास वाला देश है। भारत का वर्तमान वर्ष में स्कोर कितना रहा? 0.645। राजस्थान का स्कोर अगर हम लोग देखें तो राजस्थान का स्कोर रहा 0.628। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय औसत से ये नीचे है, और विश्व का स्कोर है ओवरऑल औसत, वो है 0.737। दुनिया के सभी देशों में कंपैरिजन करें तो इस बार ये स्टडी सिर्फ 189 कंट्रीज में ही की गई, और उसमें सबसे नीचा स्थान नाइजर ने प्राप्त किया। भारत का स्थान रहा 131, पहले 129 था, 2 स्थान भारत नीचे खिसका। दुनिया के शीर्ष देशों में बात करें तो सबसे ऊपर रहा नॉर्वे, नॉर्वे के अलावा सेकंड नंबर पे आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, हांगकांग एंड देन आइसलैंड। ब्रिक्स देशों के साथ अगर भारत को कंपेयर करने की कोशिश करें तो भारत की तुलना में सभी ब्रिक्स देशों ने बेहतर प्रदर्शन किया। ब्राजील 84वें स्थान पे आया, रूस 52वें स्थान पे आया, चीन का 85वां स्थान है और दक्षिण अफ्रीका का 114, लेकिन भारत नीचे 131। अगर हम लोग पड़ोसी देशों से तुलना करें तो पड़ोसी देशों से हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया और कुछ भारत से नीचे हैं। भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वालों में श्रीलंका, चीन और भूटान 72वां, 85वां, 129वां स्थान, और भारत से खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान रहे, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन पाकिस्तान का रहा और उसने 154वां स्थान हासिल किया। नया सूचकांक इस बार जोड़ा गया, प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। हम लोग ये मानते हैं कि जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे कुछ काम करने से, उत्पादन करने से, आगे बढ़ने की कोशिश करने से प्रकृति पे दबाव पैदा होता है। हम लोग कार्बन उत्सर्जित करते हैं, हम लोग मटेरियल के रूप में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये भी स्टडी करना चाहिए कि हम लोगों ने मानव विकास करने के लिए प्लानेट के ऊपर कितना प्रेशर डाला। तो एक नया इंडेक्स, प्लानेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, फॉर्मूला बेहद आसान है। सबसे पहले HDI निकालिए, उसको प्लानेटरी प्रेशर्स के गुणांक से, एडजस्टमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए। 2 चीज़ों पर आधारित है, प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट कितना रहा और प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना रहा। अगर किसी देश में ऐसा हो जाए कि वो देश बिल्कुल भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, प्लानेट के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता, तो उस देश का HDI और PHDI दोनों के दोनों बराबर आएंगे। भारत में जब इंडेक्स निकाला गया तो भारत अपनी रैंक से 8 रैंक फिसल जाता है। 131 की जगह भारत अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 139 पे पहुंच जाएगा। HDR में जो बाकी सूचकांक हैं उनमें अगर भारत की स्थिति देखें तो ISDI में भारत का स्कोर रहा 0.537, GDI में 0.820, GII में 0.488 और MPI में रहा 0.123। ISDI की गणना हम लोग करते हैं तो वो ये दिखाता है कि देश में सभी लोगों को समानता के अवसर आगे बढ़ने के मिल रहे हैं या नहीं। लैंगिक विकास सूचकांक दिखाता है कि अलग अलग लिंग के लोगों का, मतलब जेंडर वाइज लोगों के डेवलपमेंट के क्या स्कोप मिल रहे हैं। नॉर्मली इसकी गणना करते समय पहले 2 अलग अलग HDI निकाले जाते हैं, महिलाओं के अलग, पुरुषों के लिए अलग, बाद में उसको कंबाइन कर दिया जाता है। लैंगिकता असमान सूचकांक बेसिकली ये दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है देश में, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं
कि महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है, मतलब प्रसव के समय मृत्यु कितनी होती हैं, अनअटेंडेड या विदाउट मेडिकल हेल्प कितने प्रसव होते हैं। सशक्तिकरण में हम लोग देखते हैं कि महिला कितनी पावरफुल पोस्ट पे बैठी हैं, जैसे कि आर्थिक गतिविधियों में उनकी क्या भागीदारी है, संसद में उनकी क्या भागीदारी है, और श्रम बाजार में महिलाओं का किस तरह की भागीदारी रही है। 162 देशों में स्टडी की गई, जिसमें से भारत इसमें 123वें स्थान पर रहा, तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। एक सूचकांक है जो गरीबी को प्रदर्शित करता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस सूचकांक को 3 मुख्य आयामों के आधार पर निकाला जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, और इसके बहुत सारे छोटे छोटे संकेतक हैं, मुख्य रूप से 10। जैसे कि हम देखते हैं बाल मृत्यु दर कितनी है, हम देखते हैं स्कूली शिक्षा की क्या परिस्थिति है, हम लोग देखते हैं लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों को पक्के मकान रहने के लिए मिले हैं या नहीं, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं। इन सभी के आधार पर हम लोग कंपैरिजन करें तो इस बार 107 देशों के लिए एमपीआई निकाला गया, जिसमें भारत का स्थान 62वां आया, तो लगभग आधा, जो बहुत अच्छी फिगर नहीं है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फिगर कि पूरे भारत में स्टडी करें तो इस इंडेक्स के हिसाब से भारत की लगभग 27.9% आबादी एमपीआई के अंदर आती है, मतलब बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के अंदर। धन्यवाद।